स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य एआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के द्वारा होता है। जाहिर बात है कि अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई बांग्लादेशी मिलेगा तो उसी पर इंटरफेरेंस बीएसएफ कर सकती है। ममता बनर्जी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वह भारत के बंगालियों के भरोसे इलेक्शन में नहीं गई हैं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के भरोसे चुनाव में गई हैं और उनको लग रहा है कि अगर रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे तो यह उनका वोट बैंक डैमेज होगा और इसीलिए इतनी परेशान है। वो उनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं। जिस तरह से ईडी के साथ उन्होंने किया, यह साफ बताता है कि कोयला की सबसे बड़ी तस्कर ममता बनर्जी जी हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए वह हार्ड डिस्क और कागज लेके भागी थी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने इस मामले को पहुंचा। एआर का काम उन्हीं के सरकार के शिक्षकों के द्वारा होता है। जाहिर बात है कि अगर नाम हटाए गए हैं और बिना उन्हें किसी सूचना के उन्हें अपने पक्ष को रखने का भी समय नहीं दिया गया। ये झूठ फूट सब आरोप लगाना, पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का वो बैग था जो ईडी से छुपा करके नहीं देना चाहती थी। ये चोरी और सीना जोड़ी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। पूरे देश में जितने बांग्लादेशी हैं सबका एंट्री लगभग बंगाल से होती है, सबका आधार कार्ड बंगाल से बनता है। शर्म से मर जाना चाहिए कि जो राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से, अब भूले नहीं, अगर ममता बनर्जी योजनाबद्ध मुर्शिदाबाद में अलग करके बाबरी मस्जिद बना रही है, हमारी सरकार आएगी तो उस बाबरी मस्जिद को भी हटाएंगे। कोई आक्रांता के नाम पे नहीं रहेगा और सरकार आना तय है। इस बार मैं कहता हूं कि बंगाल को अगर बांग्लादेशी मुसलमान से मुक्त कराना है तो हिंदुओं को एकजुट होकर के करो या मरो के साथ इस सरकार को हटाना ही पड़ेगा। अगर ये सरकार नहीं हटी तो हिंदुओं को ये सरकार भगा देगी, मार देगी। ऐसी सरकार नाम हटाए गए हैं और बिना उन्हें किसी सूचना के उन्हें अपने पक्ष को रखने का भी समय नहीं दिया गया। ये झूठ फूट सब आरोप लगाना, पहले ये तो बता दे ममता बनर्जी, कौन सा काला चिट्ठा का। देखिए, बिहार में लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से काटने का काम जोर से चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहां भी चुनाव हो गया आने वाले में। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदलने में सक्षमता रखते हैं। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल में अब हिंदू मुसलमान नहीं, ईडी और तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा चलेगा और इसीलिए ये लगभग 60 लाख वोट काटने की साजिश
भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन फिर भी ममता दीदी भारी बहुमत से जीतेगी। देखिए, बिहार में लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए, बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम जोर से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां भी चुनाव हो गया आने वाले में। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदलने में सक्षमता रखते हैं। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 54 लाख वास्तविक मतदाताओं को बचाव करने का भी मौका नहीं दिया गया और उनका नाम सीधे हटा दिया। आज भी मौका है। 54 लाख में एक भी मतदाता, अगर ममता बनर्जी जी को लगता है कि गलती से इनका नाम कटा है, तो आज भी चुनाव आयोग इस प्रावधान को जारी रखा है कि वो अपने मतदाता का जो है क्लेम कर सकते हैं। भाजपा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण आपत्तियों को नजरअंदाज करने पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रही है। नहीं, ऐसा है ना कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, उस प्रक्रिया में सभी लोगों का एक ही सोच है कि कोई भी जेन्युइन मतदाता का नाम नहीं कटे। और मुझे पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि वो इस बात का ध्यान रखेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर फिर से आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 54 लाख वास्तविक मतदाताओं को बचाव करने 54 लाख वोटर्स को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही है, वो मौका भी नहीं दे रही है लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए और सीधे नाम हटा। ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री हैं, इसे देश की जनता देख रही है। चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली मुख्यमंत्री स्वयं फाइल चुरा के भाग रही है। ऐसा देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि कहीं मुख्यमंत्री किसी संवैधानिक संस्था के काम में फिजिकली जाके व्यवधान डाले और फाइल हार्ड डिस्क लेके अपने पुलिस बल से गुंडागर्दी करवा के और सरकार के काम में बाधा डाल के फाइल को लेके चला जाए। और ये तो किसी मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है, ये तो किसी अपराधी और गुंडे का व्यवहार दिखता है। और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही हैं, बंगाल की जनता जान रही है कि ये मुख्यमंत्री अब सत्ता से जब जाने को है तो मानसिक रूप से वो अब व्याकुल हो गई हैं और उस व्याकुलता में गलत सलत काम भी कर रही हैं और गलत बयान भी दे रही हैं। हम बिहार के लोग जो हैं, हम लोगों ने चुनाव आयोग को देखा है कि किस प्रकार से एसआईआर का काम बहुत ही निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग ने किया। और चुनाव के पहले भी, चुनाव बीतने के बाद भी आज तक एक आदमी नहीं कहता है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में छूट गया। तो ये 54 लाख लोग या उससे अधिक भी लोग जो भी जीवित नहीं होंगे या जिनका नाम 2 जगह पर होगा या जो स्थान परिवर्तित कर चुके होंगे, ऐसे सभी लोगों के नाम तो कानून के हिसाब से एक ही जगह पे रहेगा या कट जाएगा। तो इसमें क्यों आपत्ति हो रही है ममता बनर्जी को? आपत्ति इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची में रखना चाहती है। वो घुसपैठी कौन है? बांग्लादेश से आया हुआ लोग जो भारत की भूमि पर बोझ बना हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की जनता के हक और हुकूक को छीनने का काम कर रहा है, वो घुसपैठी इनका वोटर बना रहे, इसलिए उसके पक्ष में ये लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। और भारत की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता बहुत साफ तौर पे किसी भी घुसपैठिए को ना तो अपने देश के अंदर स्वीकार करेगी, ना किसी घुसपैठिए के द्वारा हमारे अधिकार को लिया जाए इसको स्वीकार करेगी। ममता बनर्जी को जितनी ताकत है घुसपैठियों के हित में लड़ ले। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 54 लाख वोटर्स को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर काम नहीं
देखिए, आप शिलान्यास के कार्यक्रम से लेकर और यहां तक देश ही नहीं दुनिया के कितनी बड़ी संख्या में लोग आए और भगवान के भव्य मंदिर का भी दर्शन किया और भगवान के चरणों का भी नमन किया। कांग्रेस पार्टी को अब ज्ञान आ रहा है और अच्छा है कि जो पार्टी और जिसके नेता भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते थे, आज दर्शन करने का मन उनका कर रहा है। वैसे भी अक्सर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं। तो 2027 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, चलिए इसी बहाने कम से कम भगवान के शरण में, प्रभु श्री राम के शरण में, उनकी अयोध्या जी में जाने का मन तो किया कांग्रेसियों का। Mr. Rahul Gandhi says that India doesn't have democracy, though it is a democratic country, and he blames the government which is in power now. And he speaks of the institutional control by the government, like Election Commission and other institutions. But Rahul Gandhi should know his own Congress party history. His grandmother did not even respect the judiciary. When Allahabad High Court rejected it, disqualified her for the elections and her elections when it was challenged in Allahabad High Court, even the Supreme Court made a comment on Srimati Gandhi. That was the first instance where the Congress party showed its disrespect on judiciary. Then they declared emergency, Congress party, and during emergency all the constitutional institutions were made defunct and only one man show was there. It is his own party. The governor's offices were misused by the Congress party. The duly elected governments were toppled by the Congress party in those days. Now, what democracy Rahul Gandhi speaks during this period? Real India enjoys the real democracy now. India enjoys the real economic freedom now. India enjoys the real political freedom now. During the Congress party, they were in fact ruling like a Britishers, and today the country is under truly democratic leadership and truly democratic setup. So Rahul Gandhi, before speaking anything, he should read his own party's history and country's history. Mr. Rahul Gandhi says that India doesn't have democracy, though it is a democratic country, and he blames the government which is. राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के पिनोकियो बन चुके हैं। झूठ बोलना और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना ये इनका डीएनए बन चुका है। ये वही राहुल गांधी है जिनके परिवार में इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस किया है। ये वही राहुल गांधी है जिसके परिवार ने संवैधानिक संस्थाओं को कुचला है। ये वही राहुल गांधी है जिसके परिवार ने कमिटेड जुडिशरी के लिए बोला था, सांसदों को जेल में डाल दिया था, संविधान बदलकर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लाने का काम किया था, मीडिया पर सेंसरशिप लाने का काम किया था और यहाँ तक कि किशोर कुमार के गाने भी बंद करा दिए। आज जब राहुल गांधी बात करते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक होता है, जब केस जीतते हैं तो जुडिशरी ठीक होता है, वरना वो विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं। राहुल गांधी, पहले आप अपने परिवार के किए गए कुकृत्यों के लिए माफ़ी मांगे और आज जब स्वतंत्र है संस्थाएं तो उन पर कुठाराघात करके फाइटिंग इंडियन स्टेट की जो इनकी मानसिकता है वही आज राहुल गांधी दिखा रहे हैं। In fact, we were all ready with a lot of exchange programs and what has to be done in higher education and other areas. But we were waiting for the schedule from them where they would give time for the state government. But in the last minute, I think we got to know about the program that the Prime Minister is meeting them in Mumbai on 12th and 13th morning. It was a very tight program. See, it was hardly like they were landing at about 10:20 and going back at 3:45. So it was two programs were lined up, one with Bosch and the other program was there. So in fact, myself, Priyank Karge and even in fact Shan Prakash, we were alerted to be ready to probably if they get to give us some time,
we would like to present ourselves with our departments, various departments and various issues. But since the embassy themselves had decided the program, so we were not able to be part of that discussion or anything which we thought that there could be. But I don't think, I really pity with the opposition party leader Ashok. See, it is not that we decide the program, it is the embassy which decides the program, and if at all they write to us, because if it was a letter from them asking us, okay, the Chancellor would like to meet the government heads and would like to have a discussion, then probably if at all we are not being part of that, then they could have considered. But unfortunately, that never happened. In fact, the Chief Secretary asked us like whether we can write to the embassy, German embassy, that okay, can we have a meeting? But it was very late because we got the itinerary, we got the program very late, and it couldn't happen. So we were all prepared, and I don't think there's any neglect as far as the government is concerned. And Ashok, I think. I think he lacks a lot of knowledge about how the foreign visits happen, how the heads of the other countries' programs are scheduled, and how things happen. So I really pity. BJP thinks that Chief Minister presence could have made a difference, probably, if you would have come to receive him. See, it is not that like CM's presence, when they had a prefixed program, you cannot just go CM as the head of the state. We could have, at the most, we could have received received him. But when there is no time given for the state government to have some sort of a discussion or any exchange of ideas, then there is no point CM staying back. So that's what I feel. Our minister was there, large and medium industries minister was very much there from the morning till the evening till seeing off. So I don't think there is. 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जो सचगाम वैली के ऊपर भी स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने रिट्रिएट किया इस बात को कि जो 1963 में पाक चाइना का जो पैक्ट हुआ वो एक तरीके से इलीगल है और अनएक्सेप्टेबल है, जो चाइना की तरफ से चीजें हो रही हैं पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। इसी बीच जो है राजौरी में जम्मू कश्मीर के का जो इलाका है वहां पर जो है मल्टीपल ड्रोन्स का मूवमेंट कल देखा गया और चाइना भी अपने स्टांस पे कायम है कि जो सचगाम वैली है वो चाइना की टेरिटरी है। आप इन दोनों बातों देखिए, सर्वप्रथम आपकी दोनों बातों के साथ एक तीसरी बात जो आपके प्रश्न के संदर्भ में नहीं आई कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन है और यहाँ इंडिया में है और उनकी सबसे प्रचारित प्रसारित मुलाकात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई। ये उस सचगाम वैली का जिक्र हो रहा है तब जब वो सब यहाँ हैं। माननीय हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी बात से कोई इत्तेफाक क्यों न रखे, देश के हैं, लेकिन जो चिंता का सबब मेरे लिए है कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सबको ये पता था कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन था पाकिस्तान के पीछे। प्रधानमंत्री जी को भी अंदर से एहसास होगा, हमारी सेना को एहसास है। क्या हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते? आज जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये बैठक हो रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, प्रधानमंत्री जी तो माओवाद के बहुत खिलाफ बोलते हैं। आप उनको गलबैया माओ से संबंध विच्छेद तो चाइना का नहीं हुआ। चाइना की पूरी पॉलिटिक्स के जनक वो हैं। तो मेरा मानना है कि इतनी विडंबनाओं के बीच में गवर्नेंस सर्कस की तरह ना दिखे, ये ना दिखे कि आज फलाना चीज बैन कर दिया। क्या किया था बैन? टिकटॉक। अब चर्चा चल रही है कि उन्हें ठेके भी मिलेंगे, सरकारी कामों में इन्वॉल्व किया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें। मेरा मानना है कि समग्रता में अगर चीजों को देखें तो मेरे लिए चिंता का सबब यह है ना कि फॉरेन पॉलिसी का आइडिया इस सरकार के लिए फॉरेन होता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक गरीब माँ बाप का बेटा, जिन्होंने गांव के कार्यकर्ता को पहचाना और इस देश की भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय नितिन नवीन जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, इस राज्य के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और समस्त राष्ट्रीय नेता एवं प्रदेश के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमबीर जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, चंपे जी, मधु कोड़ा जी और हमारे समस्त पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्वगण, वरिष्ठ नेतागण और लाखों कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो नामांकन कल हुआ है उसके प्रति मैं दिल की गहराई से उनको आभार प्रकट करता हूं। एक बूथ लेवल पे ऑफिस में पहुंचना, ऑफिस पदाधिकारी के बाद फिर राज्यसभा। देखिए, सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक गरीब माँ बाप का बेटा, जिन्होंने गांव के कार्यकर्ता निवडणुकीचा प्रचार 5 वाजता संपल्यानंतर दुसरा दिवस रिकामा आणि त्याच्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी मतदान, हे आतापर्यंतच्या निवडणुकीची प्रथा ही आजपर्यंत होती। या सरकारला काय हवंय याच्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोग जे काही काम करते याच्यामध्ये काल त्यांनी एक नवीन नोटिफिकेशन काढलं की आज मतदानाच्या आदल्या दिवशी तुम्ही 5 वाजेपर्यंत मतदारांना भेटू शकता। ही नवीन प्रथा, नवीन पद्धत कशी काय आली आणि कुठून आली ही काही कल्पना नाही, आणि आजच कशी अचानक आली, जी विधानसभेला का नव्हती, जी लोकसभेला का नव्हती, जी अगोदरच्या कुठच्याही निवडणुकांना का नव्हती, ही आत्ता कशासाठी आली। आणि त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मतदारांना जाऊन भेटू शकता पण पत्रक वाटू शकत नाही, मग कदाचित पैसे वाटू शकता असं त्यांना म्हणायचं असेल। ही मुळात मुभा मिळाली का, दिली का, आणि हा कायदा बदलला का, हे नव्याने या सगळ्या गोष्टी ज्या आणल्या जात आहेत ह्या कशासाठी आणल्या जात आहेत। ह्याच्यातली अजून एक दुसरी गोष्ट, आता त्यांनी एक काहीतरी पाडू नावाचं एक काहीतरी मशीन आणलंय, प्रिंटिंग ऑक्झिलरी डिस्प्ले युनिट। हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला सांगितलेलं नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। मला असं वाटतं आता उद्धव ठाकरेंच्या पत्रावरती निवडणूक आयोगाला हे पत्र गेलेलं आहे की हे तुम्ही आम्हाला कधी दाखवलं नाही, हे नवीन काय युनिट आणलंय तुम्ही, हे लोकांनाही माहिती नाही, जनतेलाही माहिती नाही, आणि हे नव्याने तुम्ही आता हे ईव्हीएम मशीनला लावणार आहात, हे काय मशीन आहे, म्हणजे हे दाखवावं, सांगावं इथपर्यंत पण गेलेले नाहीयेत निवडणूक आयोग। जे त्यांना हवंय ते करतायत, ते वाघमारे ह्याच्यावरती उत्तर द्यायला तयार नाहीयेत। अर्थात आताच्या सरकारने हा वाघ कधीच मारून टाकलाय, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं काही अपेक्षा नाहीयेत, परंतु ही कोणती प्रथा आणि हे कोणत्या गोष्टी या महाराष्ट्रामध्ये चालू आहेत आणि निवडणुकीच्या तोंडावरती रोजच्या रोज हे कायदे बदलतायत, हा काय प्रकार आहे। मला असं वाटतं की पत्रकार म्हणून तुम्ही देखील ह्या गोष्टींचे प्रश्न त्यांना विचारले पाहिजेत, जनतेने पण विचारले पाहिजेत की हा काय प्रकार सुरू आहे तो, आणि म्हणजे सरकारला जी गोष्ट हवी आहे ती गोष्ट करून देण्यासाठी म्हणून निवडणूक आयोग आहे का, त्यांना ज्या काही सुविधा हव्या आहेत आता सरकारला त्याच्यासाठी म्हणून आता निवडणूक आयोग काम करतोय का, हा आमचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे। Sir, anybody who sees a Pongal where we celebrate in Pongal all the Panchabhutas, the fire, water, air, sand, all the Panchabhutas we celebrate. And Stalin has to understand Hindu is a way of life, and Pongal from time immemorial is a way of life. And when Stalin chose to see religion within a very closed doctrine, a closed border, then he is sadly mistaken. Hindu religion itself is a celebration of way of life. And that is why Pongal, it denotes this particular Thai month, in Tamil Thai month, the day 1, where we do Pongal for 3 days. Bogi on day 1, where we take out all the old ones and make it to disappear. Day 2 is Pongal. Day 3, we celebrate all the non-speaking beings, the cow, the sheep, we celebrate it on day 3. Anybody who does Pongal properly will understand it is a part of the Hindu ritual, part of the Hindu way of life. Unfortunately, the Chief Minister Stalin ji, he doesn't know this.
I remember distinctly 3-4 years back when he participated in a Pongal celebration. There was a pot kept. Instead of fire, there was cotton kept, and then they put some design, and then he just gave pose. A person who does Pongal like that, what does he know about Hindu ritual? What does he know about Hindu way of life? It's very unfortunate a person sitting in the chief minister's chair is making this kind of statement for the last 3-4 days. Sir, anybody... എല്ലാം പത്രങ്ങളിൽ ഒരേ സമയത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലുമായിട്ടുള്ള BJPയുടെ എംപിമാരിൽ 100-ലധികം ആളുകൾ മുമ്പ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇട്ടവരാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, BJPയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പലരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്ന, ഇപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആസാമിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് ബിശ്വ ശർമ്മ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ BJPയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അപ്പം കോൺഗ്രസിലേക്ക് പോകുന്ന പലരും കോൺഗ്രസിലൂടെ BJPയിലേക്ക് പോകാനാണ്. കോൺഗ്രസിനും BJPക്കും ഇടയിൽ പാലമുണ്ടാക്കുന്ന സമീപനവുമുണ്ട്. എന്റെ സഹോദരി അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷ കോട്ടിയെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്. RSSന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ഐഷ കോട്ടി പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും വോട്ടർമാരും ശ്രദ്ധിക്കും. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Sir, yesterday German Chancellor is in Bangalore, but CM and DCM did not welcome to him. So he went to the Rahul Gandhi meet. I do not know the details. Without knowing, I don't want to react. I do not know. And special cabinet meeting today. That is a very important issue. Because they are completely, what government of India is saying is we don't have money now to spend. Let states pay. I don't want to spend. So that shows that their commitment to this NREJ, there is no commitment. Earlier it was fully funded by government of India. Now they are saying state governments have to spend. So it shows they have no commitment to this program. CM did some separate discussion with Rahul Gandhi. I don't know about that. I don't know about that. देखिए, इस देश में जो कानून बना था रोजगार का, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं. किसी भी देश के अंदर कानून नहीं है. योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, मन माने तरीके से लोग कभी कभी रोजगार देते थे. जब राजस्थान में अकाल पड़ते थे तब रिलीफ वर्क होता था, तो अधिकारी, प्रशासन के लोग, MLA MP मन माने तरीके से सीमा बांधते थे. इतने दिन काम करेंगे, इसको काम देंगे. सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी ने एक कानून बनाया, अधिकार दिया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का हक दिया था. धीरे धीरे इसको कमजोर किया गया. मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सदन में बोल रहे थे तो कह रहे थे कि ये नरेगा जो है ये कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल है. 11 साल तक इस स्कीम को उन्होंने चलने दिया, लेकिन धीरे धीरे इसको खोखला किया. अब इन्होंने इसका नाम बदला है जो महात्मा गांधी जी के नाम पर था. और मुझे खेद है, इस देश में बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका नाम पहले कुछ और था. लोग नाम बदलते हैं महात्मा गांधी का नाम रखने के लिए. पहली बार गांधी जी का नाम बदला जा रहा है. ये किसकी डिमांड पे किया गया, जानकारी किसी को नहीं है. हम लोग विरोध कर रहे हैं कि नरेगा जो एक गरीब तबके में इस देश में जो खाई बन गई है, आज हम सब जानते हैं, अमीर बहुत अमीर हो गया है, गरीब बहुत गरीब हो रहे हैं. तो सबसे कम तबके के लोग हैं, सबसे निर्धन लोग हैं, उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुरक्षा कवच था. हमारे यहाँ बीमा नहीं है, स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच नहीं है. एक आर्थिक सुरक्षा कवच कांग्रेस यूपी सरकार ने दिया था, उसको ये खोखला करना चाह रहे हैं. और क्या बहाने दे रहे हैं कि करप्शन पकड़ा गया. 11 साल में सरकार आपकी है, राज्यों में सरकार आपकी है. अगर करप्शन हुआ है तो पकड़ने सजा दें उसको. लेकिन ये स्कीम को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, आम जन इसके विरोध में है. अब कह रहे हैं कि हम इसको नरेगा 2.2 कर रहे हैं, मतलब हम 100 का 125 दिन कर रहे हैं. 100 दिन तो पूरे हो नहीं रहे. बजट कम कर रहे हैं. पहले निर्णय गांव में ले जाते थे, गांव में पंचायत होती थी, पंच, वार्ड पंच, सरपंच बैठ के निर्णय करते थे, कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ स्कूल का निर्माण होगा. अब केंद्र पूरा केंद्रित कर दिया गया है. राजधानी से निर्णय होंगे कि कौन से काम कर सकते हैं. बजट की सीमा लगा दी गई. पहले कोई सरपंच अगर एक्टिव होता था तो कोई सीमा नहीं थी. 100 करोड़ के काम गांव में हो सकते थे. अब बजट की सीमा लगा दी है. और पहले 90-10 का रेशो था. 90% भारत सरकार पैसा देती थी, 10% राज्य सरकार. देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो. देखुथांतु कलिंग भारत. राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य
ଜିତିବା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ।